अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अज़ीज़, कैसे हो बेटा? तबीयत कैसी तुम्हारी? बाकी सब लोगों को इन्फॉर्म कीजिए। हाँ बेटा, भी थोड़ा सा बर्दाश्त करना है तुम्हें, लेकिन इंशाल्लाह ताला जल्दी सेहतमंद हो, कॉलेज जाओ, अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। नाउ टुडे आज जो हम बात करेंगे, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे पूरी तरह ज्वाइन कर लें। प्लीज़ इन्फॉर्म एवरीवन to join as soon as it is possible. एक मिनट वेट और करते हैं। असरा ग्रुप में मैसेज करो, join the class as soon as it is possible. ओके, आज हमारे पास टॉपिक है catalysis, which can be called as action of catalyst या फिर आप इसको कह सकते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ कैटलिस्ट। इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है तकरीबन। Catalyst, as we already know, catalysts are those chemicals that can alter the speed of reaction. क्या करते हैं? ऑल्टर करते हैं। और ये ऑल्टरेशन यकीनन टू स्पीडेड अप है। रेट के चैप्टर में कैटलिस्ट का होना पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रेट को अफेक्ट करने वाला एक फैक्टर कैटलिस्ट है। अच्छा, कैटलिस्ट रिएक्शन में इस्तेमाल ज़रूर होता है, लेकिन कैटलिस्ट रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होता, राइट? लेकिन यहां पर भी दो आइडिया है। कैटलिस्ट
केमिकली इन्वॉल्व कैटलिस्ट भी है हमारे पास और फिजिकली इन्वॉल्व कैटलिस्ट भी है। केमिकली इन्वॉल्व जो रिएक्शन कॉज करेंगे और रिएक्शन के बाद रीफॉर्म हो जाएंगे, दे कॉज द रिएक्शन विद reactant or any intermediate, ये रिएक्टेंट के साथ भी और इंटरमीडिएट दोनों ही के साथ रिएक्शन कॉज करेंगे, बट रीफॉर्म इन द एंड, और बाद में दोबारा से फॉर्म भी हो जाएंगे। फिजिकली इन्वॉल्व, they don't cause a reaction but temporarily bonds with reactant and detaches. So catalysis, something that can alter the speed of reaction. ये स्पीड ऑफ रिएक्शन किस किस बेसिस पे ऑल्टर कर सकता है? पहली रीजन हमारे पास क्या, either they cause the reaction with the reactant or any intermediate, दोनों बातें, बट रीफॉर्म इन दी एंड, और आखिरकार दोबारा से फॉर्म हो सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर लिमिट है तुम्हारे पास कि ये रिएक्टेंट से भी रिएक्ट कर सकते हैं और ये किसी इंटरमीडिएट से भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो कीप अ स्पेस, इसको बहुत रिजिड नहीं डेफिनेशन बनाना कि ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के साथ ही रिएक्ट करेगा। हाँ, रिएक्टेंट के साथ भी कर सकता है और इंटरमीडिएट के साथ, किसी इंटरमीडिएट के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। जबकि जो फिजिकली इन्वॉल्व है, they are not causing a reaction but they are temporarily bonding with the reactant। अच्छा, तो इस बेसिस पर मेरे पास दो क्लासेस हो जाती हैं। ये वाली क्लास हो जाती है होमोजेनियस कैटालाइसिस और ये वाली क्लास हो जाती है हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस। अच्छा, कैटालिस्ट पे जो क्वेश्चन आता है वो, और सिर्फ कैटालिसिस का जो क्वेश्चन आता है वो 8 मार्क का, 5 मार्क का, 6 मार्क का, ऐसे टाइप क्वेश्चन आया रिपीटेडली 3-4 दफा आपको नजर आएगा पास ईयरली पास पेपर में, जिसमें किसी एक एलिमेंट को यूज करते हुए, जैसे जो कॉमन मोस्ट एलिमेंट है हमारे पास वो कौन है, आयरन को यूज करना है होमोजेन हेटेरोलिटिकली और होमोलिटिकली भी एज ए कैटालिस्ट। तो ये भी हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, यानी इसको जहन में रखते हुए हमें, तो होमोजेनस कैटालिसिस क्या हुई, जब रिएक्टेंट के साथ कैटालिस्ट रिएक्ट करे और फिर रीफॉर्म हो जाए, ये होमोजेनस कैटालिसिस। जबकि हेटेरोजेनस कैटालिसिस क्या हुई कि जब ये फिजिकली इन्वॉल्व हो, बॉन्ड करे, टेम्पररी बॉन्ड करे। टेम्पररी बॉन्ड को क्या कहते हैं अभी आगे चल के पता चलता है। और वंस द प्रोडक्ट इज फॉर्म, द रिएक्टेंट डिटैचेस, और रिएक्टेंट ऑब्वियसली खत्म ही हो जाए।
पहले हेटेरोजेनियस कैटालिसिस को डिस्कस करते हैं। हेटेरोजेनियस कैटालिसिस में एक हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का मतलब क्या है कि व्हेन reactants and catalyst are in different states or different phase, इनकी स्टेट या फेज मैच ना करता, दोनों अलग अलग मैटर की स्टेट में हो, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। और दूसरी बात जो हमने की, नो सॉरी don't react with reactant, only make temporary bond। अच्छा, they don't react with reactant but only make temporary bonds। ये हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का खासा है, एक्सट्रैक्ट है। एक एनाग्राम याद रखो, हार्ड में H हेटेरोजेनियस कैटालिसिस involve adsorption of reactant with catalyst, causing reaction later dissolve। मैंने जिन लेटर्स को हाईलाइट किया, H, HARD, heterogeneous catalysis involve adsorption of reactant with catalyst, reaction takes place, later dissolve। तो मतलब मेरे पास 3 लेटर्स को मुझे जानना जरूरी है। हेटेरोजेनियस कैटालिसिस में यह आमतौर पे कब अप्लाई की जाती है कि जब रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी दोनों किस हालत में है, गैस हालत में, और कैटालिस्ट कैसा है, सॉलिड हालत। कैटालिस्ट किस हालत में, सॉलिड हालत। अब फर्ज करते हैं कि ए का मॉलिक्यूल और बी का मॉलिक्यूल आपस में दो पॉसिबिलिटी, या तो कोलॉइड करेंगे, A2 और B2 आपस में एक दूसरे को आके हिट करेंगे जी। अभी बेटा मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, है ना। या ऐसा हो सकता है कि A2 और B2 एक दूसरे के पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे और इतने अच्छे कोलिजन नहीं कर पाएंगे जितना उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो सकते होंगे। एक ऑप्शन तो ये कि दोनों आपस में एक दूसरे को हिट करते रहें, एक ऑप्शन ये भी है कि आपस में एक दूसरे को हिट ही ना कर पाए, एक दूसरे के पीछे दौड़ते रहें।
तो इस सिचुएशन, इस सिनारियो के अंदर मुझे एक डिफरेंट स्टेट का कैटलिस्ट चाहिए। वो क्या कॉज करेगा? वो कॉज करेगा एडजॉर्प्शन। व्हाट इज एडजॉर्प्शन? Adsorption is somewhat like absorption. तुम इसको कैसे कह सकते हो? Making temporary bonds. Adsorption का काम क्या है? टेम्पररी बॉन्ड। अभी टेम्पररी बॉन्ड, या मैं इसको कह लूं हैविंग अट्रैक्टिव फोर्स। अब इसकी एक सादा सी मिसाल मैं किस तरह से देता हूं कि आपकी क्लास में व्हाइट बोर्ड होता है और जब आप उसे मार्कर से लिखते हैं, मार्कर में मौजूद जो इंक है वो किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। बोर्ड किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। तो लिक्विड शुड फ्लो डाउन। जब आप लिखें, जैसे ही आप लिखें तो लिक्विड को क्या हो जाना चाहिए? स्लिप करना चाहिए नीचे की तरफ। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। क्यों नहीं होता? कि लिक्विड इंक एड्सॉर्ब विद द सरफेस ऑफ बोर्ड। लिक्विड इंक क्या हो जाती है? एड्सॉर्ब हो जाती है। अब एड्सॉर्प्शन के मुख्तलिफ लेवल हो सकते हैं। वीक एड्सॉर्प्शन, मॉडरेट एड्सॉर्प्शन, और स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन। मैं तीनों की मिसाल देता हूँ कि अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड की मिसाल दे लेता हूँ, सबसे आसान मिसाल है, समझ में आ जाए। अगर मैं पानी स्प्रे करूँ या पानी से कुछ लिखने की कोशिश करूँ, पानी कुछ देर तक तो सरफेस के ऊपर रुकने की, वर्टिकल सरफेस पे रुकने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्टीमेटली इट स्लिप्स डाउन बाय मेकिंग ड्रॉप। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? वीक एड्सॉर्प्शन। क्योंकि ये बॉन्ड इतने स्ट्रांग नहीं है, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी स्ट्रांग नहीं है। अच्छा, व्हाइट बोर्ड मार्कर की एड्सॉर्प्शन को मैं मॉडरेट एड्सॉर्प्शन कह सकता हूँ। ये एड्सॉर्ब तो हो गया है, स्लिप नहीं करना। हाँ, लेकिन अगर मैं इसे रेज करना चाहूँ, मैं डस्टर का जोर से स्ट्रोक लगाऊं, ये मिट जाएगा। और स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन, यहाँ पे मैं मिसाल दे देता हूँ परमानेंट मार्कर की। आपने एक मरतबा बोर्ड पे लिख लिया, अब उसने इतनी स्ट्रांगली एड्सॉर्ब कर लिया, केमिकल बॉन्ड नहीं किया है, एड्सॉर्ब कर लिया स्ट्रांगली, कि अब ये आम हालात में या आम डस्टर से आम स्ट्रोक देने के बाद इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। ये मिसाल क्लियर है तीनों केसेस में? वीक, मॉडरेट, स्ट्रांग। प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए चैट बॉक्स में। ओके सर, क्या ये बात क्लियर है सारे बच्चों को? मुझे 8 या 9 रिस्पॉन्सेस आए हैं। ओके, जरा इसकी स्लाइड देख लीजिए, पहले दोनों स्लाइड्स देख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए ताकि अपने नोट्स बना सकें। केस नंबर, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3। अच्छा, एड्सॉर्प्शन
बहुत सारी चीजों से हो सकती है। एड्जॉर्प्शन लोन पेयर्स की वजह से भी हो सकती है। एड्जॉर्प्शन अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से भी हो सकती है। और एड्जॉर्प्शन स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल की वजह से भी हो सकती है। मतलब एड्जॉर्प्शन के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। There can be, like, we have number of theories that can deals how to explain adsorption. ठीक है, लेकिन हमें क्या आइडिया अपने जहन में रखना है। मैंने यहाँ मिसाल दी थी, ए और बी आपस में एक दूसरे को हिट भी कर सकते हैं और एक दूसरे के पीछे भी दौड़ सकते हैं। अगर एक दूसरे के पीछे दौड़ते रहे तो they will not be able to fulfill the purpose. They cannot, if they won't collide, they won't react. अगर ये कोलाइड नहीं करेंगे तो ये रिएक्ट भी नहीं करेंगे। इनका कोलिजन होना जरूरी है और उस कोलिजन को कॉज करने के लिए मुझे किसी एक रिएक्टेंट को सरफेस के साथ एड्सॉर्ब करवाना जरूरी है। कोई एक रिएक्टेंट, दोनों जरूरी नहीं। ठीक है, किसी एक को रोक लीजिए, दूसरा खुद ब खुद आके इसके ऊपर हिट करता रहेगा। मतलब वो तो अपने रैंडम कोलिजन, अपने ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से, अपने अपने लाइक व्हाट डू यू कॉल इट, स्पॉन्टेनियस कोलिजन, रैंडम कोलिजन्स की वजह से इस पे आगे हिट करता है। लेकिन क्यों? क्योंकि पता है कि सरफेस पर एक रिएक्टेंट अब टेम्पररीली बॉन्ड हो चुका है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक बात की थी, एड्सॉर्प्शन 3 किस्म का है। वीक एड्सॉर्प्शन, अगर कोई एक रिएक्टेंट बहुत वीकली एड्सॉर्ब कर रहा है तो दूसरा पार्टिकल आके, ये वीकली सरफेस से एड्सॉर्ब, दूसरा पार्टिकल आके इसको हिट करेगा और इसकी एड्सॉर्प्शन को तोड़ देगा और रिएक्शन भी कॉज नहीं करेगा। तो इसका मतलब है बहुत वीक एड्सॉर्प्शन इज नॉट गुड फॉर कैटालिसिस। अगर बहुत स्ट्रांगली एड्सॉर्ब होता है तो ये आगे जोर से हिट भी करेगा, पूरी ताकत से हिट करेगा, ना ये डिटैच हो पाएगा पहला रिएक्टेंट और ना इसके साथ कंपाउंड फॉर्म हो सके। तो इसका मतलब है बेस्ट एड्सॉर्प्शन इज मॉडरेट एब्सॉर्प्शन। तो अब जब मैं कैटलिस्ट सेलेक्ट करता हूं, आपको सिलेक्शन नहीं करना, आपने तो जो कैटलिस्ट आपको बताएगा, लेकिन बीइंग एन इंडस्ट्री मैन, मैं जब कैटलिस्ट सेलेक्ट करता हूं तो मैं ये देखता हूं, मुझे ये देखना चाहिए कि इसका एब्जॉर्प्शन लेवल बहुत वीक भी ना हो और बहुत स्ट्रांग भी ना हो। वीक होगा तब भी पॉइंटलेस, आई विल नॉट बी एबल टू रीच टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। बहुत स्ट्रांग होगा तब भी पॉइंटलेस। तो दोनों जगह तो मुझे, क्योंकि स्ट्रांग एब्जॉर्प्शन से भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन तो नहीं होगी ना भाई, मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा कैटलिस्ट सेलेक्ट करूंगा जो मॉडरेट एब्जॉर्प्शन करता है। तो इसकी मिसाल मेरे पास कौन सा प्रोसेस है, हाबर्स प्रोसेस में। हाबर्स प्रोसेस में आप कॉम्प्रोमाइजिंग से कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं, M2 and H2 reversibly giving NH3। तो वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस क्या थी, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 200 to 300 atm pressure, and iron powder or dust।
ये है इसकी रिएक्शन कंडीशंस। तो आयरन बीइंग अ ट्रांजिशन मेटल, अब देखो इस स्टेज पे बताऊं नहीं बता दो। आयरन एक ट्रांजिशन मेटल है, राइट। ट्रांजिशन मेटल के लिए क्या आइडिया मेरे पास, आयरन की कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी को याद हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये थी कॉन्फ़िगरेशन आयरन की। 3d के बाद क्या आएगा 4p, 4p के बाद क्या आएगा 5s। ट्रांजिशन मेटल के पास ये कैपेसिटी है कि जो ऑर्बिटल फिल हो गए, अब ये देखो 3D को देखो, क्या 3D पूरी तरह फिल है 1 2 3। मैं बस एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, यू डोंट नीड टू गो इन मच ऑफ डिटेल, सिर्फ इस बात को कि एडजॉर्प्शन होती कैसे। इसके पास ये चार, जिससे ये मतलब जिनको लूज करके गेन करके या डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हासिल करके कंपाउंड बना सकता है। लेकिन 4p खाली है। ट्रांजिशन मेटल की एक खास बात है कि ये अपने वेकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर यार मुझे बताना चाहिए, नहीं बताना, ये अपने वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर डेटिव बॉन्डिंग करना चाहते हैं। फर्ज कीजिए अगर मैं ये सोच रहा हूं कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इस ऑर्बिटल में आ सकता है 4p के अंदर, सो दैट इट गेट्स एडजॉर्ब। लेकिन हमारा एग्जामिनर जो है ना, वो ये चाहता नहीं कि तुम्हें इस एड्जॉर्प्शन के बारे में ज़्यादा बताओ। तो बस इतनी सी बात याद रखो कि हमने अज्यूम किया कि जब 400 तक पहुंचे तो इनके दरमियान कोलिजन इतने हुए कि मुझे नाइट्रोजन कैसा नज़र आ रहा है, इस तरह से। ये कौन सी सरफेस है, आयरन की। इसे नाइट्रोजन एटोमाइज स्टेट में अपने अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड हो गया, जबकि आइडिया ये वाला है। लेकिन बहरहाल हमें इसको फॉलो करना है। जो अब नाइट्रोजन के यहाँ स्टिक हो जाने से हाइड्रोजन को पूरा चांस मिला, एक हाइड्रोजन एटम आया और जोर से हिट किया, तो वहां पे नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन की जो 3 बॉन्ड मैंने इनिशियली शो किए थे, बट स्टिल इट इज इन एडजॉर्ब स्टेट, ये अभी भी कनेक्टेड है। मुझे पता है कुछ बच्चों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि क्या सर ये अभी वीक एडजॉर्प्शन होता जा रहा है, पहले हाँ वीक होता जा रहा है, लेकिन इस आइडिया को इसी तरह चलाना है। अब देखिए इसके ऊपर एक और हाइड्रोजन आके जोर से कोलाइड करता है, तो वो एक और बॉन्ड बनाता है। और फिर जैसे ही तीसरा हाइड्रोजन आता है और इसके साथ हिट करता है, कम्स आउट इन फॉर्म ऑफ NH3। क्योंकि आइडिया इसके बरखिलाफ है, लेकिन बहरहाल दिस इज एडजॉर्प्शन। एग्जामिनर ये चाहता है कि तुम्हें ये पता हो कि ये एडजॉर्प्शन है। मेकिंग टेम्पररी बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन विद द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, this step and this steps are reaction phases, and this is representing desorption। ठीक है, ये डिसॉर्प्शन, डिटैचमेंट। जैसे ही रिएक्शन मुकम्मल हुआ, अमोनिया बन गई, नाइट्रोजन सरफेस से ऑटोमेटिकली डिटैच हो गया।
इस आइडिया को इस तरह से ही याद रखना है। इसका नोट आया है 5 मार्क का रिपीटेडली। इसमें सिर्फ इन 3 इवेंट्स को बताया। एडजॉर्प्शन क्या है, मेकिंग टेम्परेरी बॉन्ड, किसके किससे कुछ नहीं बताना, बस ये कह दो कि रिएक्टिंग सरफेस से एक एटम कनेक्ट हो गया। लेकिन एडजॉर्प्शन की बहुत सारी, फिर रिएक्शन कैसे हुआ, दूसरा रिएक्टेंट आकर इसको हिट करता रहा, रिएक्शन फेस चलता रहा, और जैसे ही इसकी रिएक्शन रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है इट ऑटोमेटिकली डिटैचेस फ्रॉम इट्स सरफेस, ये ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 2 बातें हैं। एक है कैटलिस्ट प्रोमोटर और दूसरा है कैटलिस्ट पॉइजन। कैटलिस्ट प्रोमोटर कौन होता है? कैटलिस्ट प्रोमोटर वो होता है जो कैटलिस्ट की इफेक्टिविटी को बढ़ा दे, जो कैटलिस्ट से हासिल होने वाले काम को इम्प्रूव कर दे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? कैटलिस्ट प्रोमोटर। कौन हो सकता है कैटलिस्ट प्रोमोटर? फर्स्ट करते हैं कैटलिस्ट प्रोमोटर मेरे पास अभी कैटलिस्ट प्रोमोटर जो एड्सॉर्प्शन लेवल को या एड्सॉर्प्शन को बढ़ा सके, इंक्रीजेस एड्सॉर्प्शन। जबकि कैटलिस्ट पॉइजन क्या है? एक ऐसा केमिकल जो एड्सॉर्प्शन को डिक्रीज कर दे। देखो, हेट्रोजेनियस कैटालिसिस के अंदर एड्सॉर्प्शन ही मेन इवेंट है। ये पॉइजन क्या करेगा? ये पॉइजन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट को क्राउड कर लेगा और रिएक्टेंट को एड्सॉर्ब होने नहीं देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पॉइजन इज समथिंग which has more tendency to bond with the surface of catalyst, यानी रिएक्टेंट से ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड करता है। अब इसकी एक मिसाल देखो। मेरे पास बायो के स्टूडेंट्स कितने हैं? एक आधे? ये है? नहीं है, कोई भी नहीं है। Is there anyone belongs to bio group? जी सर। कौन हो तुम? नाम बताओ। नाम तो बताओ। मोहम्मद हसन। हसन। हसन, तुम्हें एक बात कही जाती है, आयरन ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन से बॉन्ड करना चाहता है, राइट? जी। कितने मॉलिक्यूल आयरन के साथ बॉन्ड हो सकते हैं, या आयरन के साथ मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बॉन्ड? 4। लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए तो क्या ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड कर सकती है? नहीं। क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड makes 25 times stronger bond
with iron compared to ऑक्सीजन। और जब एक स्ट्रॉन्गर सब्सटेंस इसके साथ एड्सॉर्ब या बॉन्ड हो जाए डेटिवली, तो इसका अपना नॉर्मल फंक्शन एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन, ये उससे विड्रॉ कर देगा। इट इज जस्ट लाइक कैटलिस्ट पॉइजन। जब कैटलिस्ट की सरफेस क्राउड हो जाएगी, ठीक है, जब कैटलिस्ट की सरफेस क्राउड हो जाएगी, ऑलरेडी किसी केमिकल से कवर्ड हो जाएगी, तब the real reactant cannot be absorbed. Carbon monoxide, cyanide are very good poisons. They are not poison for us actually. अच्छा, हम में भी ये poison है तो इसी वजह से ही कि they can bond strongly with blood cells or blood chemicals, hemoglobin. बिल्कुल इसी तरह ये ट्रांजिशन मेटल के लिए भी एक पॉइजन के तौर पे, एक कैटलिस्ट पॉइजन के तौर पे आपने कैटलिस्ट इस्तेमाल तो किया था इस काम के लिए कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी ऐसे पार्टिकल्स की मौजूदगी जो कि कैटलिस्ट की इफेक्टिविटी को कम कर सकती है, वो भी रिएक्टेंट में आ गया या रिएक्टेंट के साथ मिक्स हो गया, इससे इफेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिक्रीज हो गई। तो ऐसे केमिकल को मैं क्या कहूँगा? कैटलिस्ट पॉइजन। ठीक है। प्रोमोटर कौन है? जो कैटलिस्ट की इफेक्टिविटी को बढ़ाए। हाबर प्रोसेस में मोलिब्डेनम भी एक कैटलिस्ट प्रोमोटर होता है, MO, मोलिब्डेनम। ये कैटलिस्ट प्रोमोटर है। एग्जामिनर पूछ लिया अगर तुमसे कैटलिस्ट प्रोमोटर की एक एग्जांपल दो, तुम बता सकते हो। मोलिब्डेनम एक कैटलिस्ट प्रोमोटर है। कैटलिस्ट पॉइजन की एक एग्जांपल पूछी जाए, साइनाइडाइन, हाइड्रोजन साइनाइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या हैं? ये सब कैटलिस्ट पॉइजन है। ओके। अच्छा सर, ये तो एक मिसाल हो गई। मैंने हाबर प्रोसेस को इसलिए डिस्कशन में लिया क्योंकि मेरे पास 4 दफ़ा इसका एसे टाइप क्वेश्चन, 8 मार्क का क्वेश्चन, 8 मार्क तक आया है ये कैटालिसिस का क्वेश्चन एसे टाइप, जिसमें दोनों कैटालिसिस एक्सप्लेन करनी थी, होमोजेनियस कैटालिसिस, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। यहाँ तक बात किसके समझ में आई? प्लीज चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर दें। जी बेटा, इसमें प्लैटिनम होता है, इसको प्लेटिनाइज मैश यूज की जाती, प्लेटिनम कोटेड, ठीक है सर, जो कि इसकी इफेक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो एक असाइनमेंट है, इसको रिसर्च असाइनमेंट कह लो या आज की क्लास के ऊपर बेस्ड असाइनमेंट कह लेते हैं कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ होमोजेनियस हेटेरोजेनियस कैटालिसिस यूजिंग आयरन एज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। अब इसमें तुम किताब यूज करो, लेक्चर को यूज करो, एक डिटेल नोट जिसमें मुझे कम से कम इतना कंटेंट मिले कि मैं तुम्हें 5 मार्क दे सकूं। बट आई कीप द असाइनमेंट फॉर 10 मार्क्स, लेकिन मैं 5 मार्क्स तुम्हें दे सकूं कम से कम।
राइट। मेरे पास अभी ग्रुप पे कौन कौन है? एना, आर यू देयर? Is she there? Anna, put this on your class group that there is an assignment to write a note or explanation to describe heterogeneous catalysis using iron example. ठीक है, जो तुमने पढ़ा आज उसी की बेसिस के ऊपर। ठीक है बेटा, पुट दैट ऑन द क्लास, नॉट द क्लास ग्रुप, बल्कि जो हमने प्राइवेटली ग्रुप बनाया था उसके ऊपर सब डाल देना। उस पर कोई एडेड ना हो तो उसको ऐड भी कर लेना। ठीक है ना? इज दैट थिंग क्लियर? इज द टास्क क्लियर व्हाट यू हैव टू डू? ना एक और मिसाल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। कि आपने अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन की बात की, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की, और उसको किस में कन्वर्ट किया? अल्केन्स में। यहाँ पर भी आपने कौन सी कैटालिसिस अप्लाई की? हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। एक और मिसाल भी आप यूज कर सकते हैं कि ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस what we have used vanadium 5 oxide solid, ये कंपाउंड है which has it converting into sulfur trioxide, जो किस काम में मदद दे रहे हैं? सल्फर। तो ये भी हेटेरोजेनस कैटालिसिस की एग्जांपल है। अच्छा, बेंजीन अभी नहीं, जब वॉल्केनिक पढ़ाऊंगा तब उससे। तो ये हमने आज की क्लास में हेटेरोजेनियस कैटालिसिस को देखा और उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। कौन कौन से इवेंट से गुजरना पड़ता है हेटेरोजेनियस कैटालिसिस कराने के लिए, ये हम सब ने देख लिया। अब मैं अच्छा सवाल है, अगर एक रिएक्टेंट सॉलिड और दूसरा रिएक्टेंट गैस हो, बेटा याद रखो रिएक्शंस इस तरह से हमारी चॉइस पर नहीं होते। अब देखो, सॉलिड और गैस का रिएक्शन में कैटलिस्ट दैट डिपेंड्स, इसमें एक लिक्विड कैटलिस्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड सॉलिड के साथ भी हेटेरो है और गैस के साथ भी हेटेरो है। ठीक है, और अगर मैं सॉलिड के साथ सॉलिड यूज कर लूँ तो एक वक्त में सॉलिड के साथ होमो हो जाएगा, सॉलिड गैस के साथ हेटेरो हो जाएगा। सॉलिड के साथ अगर मैं गैस यूज कर लूँ एज अ कैटलिस्ट, सॉलिड गैस कॉम्बिनेशन, तो गैस के साथ ही क्या हो जाएगा? होमो। सॉलिड के साथ कैसा हो जाएगा? हेटेरो।
ठीक है, तीनों कॉम्बिनेशन मैंने तुम्हारे साथ में बता दी कि ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन आम तौर पे हेट्रोजेनियस कैटालिसिस में सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं। कोई गैस बहुत अच्छे कैटलिस्ट के तौर पर सामने नहीं आती। हाँ, गैस अगर रेडिकल स्टेट में हो तो वो काम आ सकती है। बहरहाल इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे किसी और क्लास में। यहाँ पे इसको एंड कर दें, हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। मेरे पास हैं 10 मिनट, 8 मिनट हैं कि मैं बात को मज़ीद आगे भी लेके जा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि होमोजेनियस कैटालिसिस में अब कल फिजिकल क्लास के अंदर स्टार्ट कर लूँगा, वहाँ पर हम इसकी बात करेंगे। ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच। And don't forget to put up the homework. ठीक है ना? असाइनमेंट के 2 असाइनमेंट के मार्क्स आपके सबमिट हो गए, जिसमें आधी से ज़्यादा क्लास के असाइनमेंट के मार्क्स नहीं हैं पहले असाइनमेंट में, और दूसरा असाइनमेंट जो कल क्लास में सॉल्व किया गया उसके मार्क्स हमने एंटर कर दिए गए। कल ये तीसरा असाइनमेंट सबमिट करना है एज अ होमवर्क असाइनमेंट। सॉफ्ट कॉपी कीजिए, हार्ड कॉपी कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। इस नोट को पूरा लिखिए और सबमिट कीजिए हम आपको। ठीक है जनाब, तो ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर हेटेरोजीनियस कैटालिसिस को पढ़ते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।